हेलो डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द उत्कर्ष डिजिटल वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मित्रों कि हम यहाँ एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और इस कड़ी के अंदर, इसी सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 मतलब 2020 का जो पेपर फर्स्ट एक ही हुआ था उसके गेट सेकंड के बारे में। कहने का मतलब है जो सेकंड पेपर है उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन है, यानी कि जो भौतिकी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी आए हैं, इसका एनालिसिस जहाँ तक मेरा हो रहा है बहुत ही इजी पेपर है मित्रों। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, शानदार। हमें ढंग से समझने एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही एनालाइज करना है और एंगल्स को, क्वेश्चंस के जो आस्किंग एंगल है उनको एक अलग से स्पेसिफिक तरीके से हमें समझना है। चलिए लेट्स प्ले, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारी जो जंग है। पहला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों के परगमन आगे बढ़ने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवलिंग ऑफ द साउंड वेव? ध्वनि तरंगे पानी से होकर गुजर सकती है। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू द वाटर। ध्वनि तरंगे हवा से होकर गुजर सकती हैं। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू द एयर। ध्वनि तरंगे इस्पात से होकर गुजर सकती है। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू द स्टील। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं। ये देखिए, हमें पूछा है जो करेक्ट नहीं है। तो मित्रों, ध्वनि तरंगे पानी से होकर गुजरेगी क्योंकि जो साउंड वेव है इट इज़ द मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन्हें मीडियम की नीड होती है। तो वाटर है चलेगा, एयर है चलेगा, इस्पात मतलब सॉलिड मीडियम है चलेगा, बट ये वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती क्योंकि इन्हें क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। बिना मीडियम में आगे नहीं बढ़ेगी। राइट आंसर इज द डी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी में सही संबंध है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ f ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज। क्या मीनिंग है? वेरी सिंपल मित्रों, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है डबल होता है फोकल लेंथ का, तो f इक्वल्स टू हो गया r/2। तो कहां पर है? राइट आंसर इज द बी, r इक्वल्स टू 2f। कांच के एक ग्लास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है? अ लेमन kept in the water in the glass tumbler appears to be larger than its actual size. It is because of, हमें बताना है। देखें, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू स्कैटरिंग, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू पोलराइजेशन। लिसन नाउ वेरी केयरफुली। अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें फ्रेंड, तो हमने ये पढ़ा है अ रॉड राइज द बॉटम ऑफ द टैंक राइज अप ड्यू टू रिफ्रैक्शन। कहने का मीनिंग ये है कि बॉटम के यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे आई और ये यहाँ से चली गई, तो ये पॉइंट P हमें यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब अप होता हुआ, थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा। क्या रीजन है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। बिकॉज द लाइट रे कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट्स मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देयरफॉर ये मूव होती जाएगी, ऐसे टर्न होगी तो ये P पॉइंट जो बॉटम में है वो थोड़ा अप होता हुआ या अप हुआ दिखाई देगा, यहाँ नहीं मतलब राइज होता हुआ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये लाइट रे यहाँ से आएगी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी, बट ये पॉइंट P ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वैसा का वैसा नींबू लेमन भी बिहेव करेगा। तो ये जो ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। प्रकीर्णन का मतलब होता है लाइट का ज्योमेट्रिकल रीजन के अंदर स्प्रेड आउट हो जाना। द लॉ ऑफ रेले और रमन, जो रेले का नियम है और रमन इफेक्ट है, वो स्कैटरन से संबंधित है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है लाइट रे का आना, सरफेस से टकराकर कोलॉइड होकर वापस उसी मीडियम के अंदर प्रोपोगेट कर जाना। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन का मीनिंग ये है कि द इवेंट इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर normal to wave propagation and perpendicular to wave propagation and symmetrical to the plane, it's called as the polarization। इसे अपन क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। कि जैसे ये कोई लाइट है
और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर विद्युत क्षेत्र के सदिश क्या हैं? तरंग संचरण के लंबवत एक ही तल में और तरंग संचरण के अनुदिश आगे बढ़ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। बट यहां पे राइट ऑप्शन है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? द लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड रेटिना, कॉर्निया, पुतली, आइरिस। सुनिएगा फ्रेंड, तो बहुत ही थिन मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है जहां से लाइट एंटर होती है हमारी आंखों में और अपना उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती है रेटिना के ऊपर, तो इस मेम्ब्रेन को, इस झिल्ली को हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। अब कॉर्निया का क्या नियम है? कॉर्निया क्या है मित्रों? कॉर्निया क्या करती है? लाइट को अंदर तो अंदर आने से प्रवेश तो करवा देती है, एंटर करवा देती है, पर इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा रेटिना के येलो पॉइंट और ब्लाइंड पॉइंट के ऊपर। तो यहां तक तो समझ आ गया कि इसको राइट आंसर है कॉर्निया। अब रेटिना क्या करती है? रेटिना एक ऐसी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ह्यूमन आई के अंदर जिस पर इमेज जो भी बनता है वो एकदम हमें क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगा रेटिना पर। ओके, पुतली प्यूपिल क्या होती? प्यूपिल क्या होता है कि जो आइरिस है, इस आइरिस की लेयर के ऊपर एक छोटा सा होल होता है जहां से लाइट क्या करती है? एंटर करती है। अब इसको ऑप्टिकल गेट भी कहा जाता है। प्यूपिल को ऑप्टिकल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है तो ये अपने जो रेडियस है या जो इसका द्वार है, जो गेट है, उसकी साइज को ये क्या कर देती? मैक्सिमाइज कर देती। जो मिनिमम है तो उस गेट की जो साइज है उसको मिनिमम कर देती, और अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको फिर क्या करेगी? ये फैला देगी। तो कहने का मतलब ये एक ऑप्टिकल गेट होती है और आइरिस लेयर के ऊपर ही होती है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है कॉर्निया, बी इज द करेक्ट। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच के प्रिज्म का उपयोग किया? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट। बताइए मित्रों, कैसे करोगे आप ये? अब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। कैसे करोगे फ्रेंड? अब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेंड डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। सीवी रमन रमन इफेक्ट से रिलेट है, लॉर्ड रेले स्कैटर्न से रिलेट है, और एस चंद्रशेखर, अगर इसकी बात करें तो चंद्रशेखर महोदय ने कई नियम दिए हैं। अब एक नियम की बात हम कर नहीं सकते, तो यहाँ पे राइट आंसर है कि इस प्रयोग में सबसे ज्यादा जो ग्लास प्रिज्म का यूज किया है वो है हमारे महोदय आइजैक न्यूटन, जिन्हें कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था कब? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए कांच के प्रिज्म को यूज किया था। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक औद्योगिक प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर जो 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों के लिए कार्य करने पर 5 किलोवाट पावर शक्ति का उपयोग करता है को परिचालित करने के लिए ऊर्जा का मूल्य होगा, दिया हुआ है 1 kWh ऊर्जा का मूल्य 4 रुपए है। द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी to operate an industrial refrigerator that consume 5 kilowatt power working 10 hour per day for 30 days will be given that the charge per kWh energy is the 4 rupees। ओके मित्रों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमें जो हमारे हाउसेज अप्लायंसेज है और घरों में जो यूनिट्स का जो खर्च होता है उसके बेस पे ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। कहने का मतलब ये है
कि पहले आप यूनिट डिसाइड कीजिए, कितना यूनिट्स आ रहा है इस अप्लायंसेस के यूजेज से, कितनी लाइट व्यय हो रही है, कितनी कंज्यूम हो रही है। फिर आप क्या करना, जो पर यूनिट का जो कॉस्ट दिया गया है उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके टोटल रुपीज में बिल आ जाएगा। तो अब ये कैसे करेंगे हम, तो देखें, एक प्रौद्योगिक मशीन है 10 घंटे डेली चल रही है, 30 दिनों के लिए, बिल का काम निकालना, 5 किलोवाट पावर है। अब देखो यूनिट का मतलब है KWH में, जो हमारे पास ये W है वही एनर्जी है, वही KWH है। W बराबर P इंटू टी। P कितना है 5 किलोवाट, कितना दिया है 10 घंटे। ओके, हमें कितने घंटों के लिए निकालना, महीने भर के लिए, 30 दिन के लिए। तो ये कितने हो गए 1500। अब ये 1500 ऑटोमेटिक KWH में ही आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये भी KW में, ये भी आवर में, तो ये ऑटोमेटिक आंसर KWH में आया। अब ये तो है हमारे पास यूनिट्स, ये टोटल यूनिट्स है। हमें बिल चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए कि कितनी कॉस्ट आई, तो 1500 और एक यूनिट का कितना खर्च है 4 रुपीज, 4 रुपया। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा टोटल बिल 6000 रुपीज, 6000 रुपये। कहां पर है, बी इज द करेक्ट। हाँ, साथ में है। तो 6000 रुपये जो है बिजली का बिल बनता है इसके 10 घंटे प्रतिदिन चलने से रेफ्रिजरेटर के, अगर वो 5 किलोवाट पावर यूज कर रहा है तो। नेक्स्ट बताएं, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट। कि चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण होते हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। B इज इक्वल्स टू एफ बाई एम होता है, B इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज द क्वांटिटी दैट हैज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, दोनों होंगी। फिर देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समव्रत वक्र मतलब क्लोज कर्व बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ये बंद वक्र बनाती है। ठीक है, तो बंद वक्र तो बनाती है ये जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है बाहर मैग्नेट का, तो ये नॉर्थ पोल से निकलती है बाहर, अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल चलती है, क्लोज कर्व बनाती है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र का खुला वक्र नहीं बनाती है, बंद वक्र बनाती है, गलत है। कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल सही है। क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर सी है, सही नहीं है। ये हमेशा बंद वक्र बनाएगी, क्लोज कर्व बनाएगी, ओपन कर्व नहीं बनाएगी। बहुत इजी है। एक ताप दीप्त विद्युत बल्ब में बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। इन एन इंडसेंस इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। एल्यूमिनियम का, तांबे का, टंगस्टन का, चांदी रजत का। तो मित्रों, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनाते हैं, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका माना गया है लगभग 3538 केल्विन के करीब टंगस्टन का। तो इस वजह से ये इजीली गर्म होने पर गलेगा नहीं, तो राइट आंसर है टंगस्टन। अब कॉपर तो क्या है मित्रों, कंडक्टर है, ये तो कंडक्टिविटी में यूज होगा। एल्यूमिनियम भी इतना मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखता है, चांदी भी नहीं रखती है, इसलिए फिलामेंट जो है वो किसके फॉर्म्ड होते हैं, टंगस्टन के। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दो समान प्रतिरोधक आर हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। डायग्राम है, 12 वोल्ट की एक बैटरी इस संयोजन के परित आर पार जुड़ी है। 100 मिली एम्पियर की एक डीसी धारा इस परिपथ से होकर बह रही है। ठीक है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, आर का मान चाहिए। 2 इक्वल रजिस्टर आर connected in the parallel and the battery of 12 volt connected across this combination. A DC current of the 100 milliampere flows through the circuit as shown below. The value of small r नहीं कैपिटल R। देख लेते हैं सर्किट क्या कह रहा है। अच्छा, हमें इस R की वैल्यू चाहिए। ये सर्किट है, 12 वोल्ट की बैटरी, करंट इतनी। अब मित्रों हमें दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा R इंटू आर बट्टे R प्लस आर, कितना होगा R² बाई 2R।
आर इक्विवेलेंट हो गया मेरे पास R/2। अब आर इक्विवेलेंट मतलब रिजल्टेंट बोला है मैंने, रिजल्टेंट, खाली एक ब्रांच का नहीं बोला है, रिजल्टेंट मतलब पूरे सर्किट का। पूरे सर्किट में करंट कितना है 100, वोल्टेज कितना है 12, तो R इक्वल्स टू V/I। तो R/2 V कितना है 12, ये कितना 100 मिली मतलब 10 की पावर -3, ये कितना मिल जाएगा मुझे R इक्वल टू 24, 10 की पावर प्लस का 3/100, यस 240 ओम। कहां पर है ऑप्शन, राइट आंसर इज द बी 240। नो डाउट, कीजिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो राइट आंसर है हमारे पास 240 ओम। नेक्स्ट बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखे जूल तो है, ये तो एनर्जी है, ये एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। वॉट इंटू घंटा, तो वॉट इंटू घंटा वही kWh, वॉट इंटू घंटा भी एनर्जी है। न्यूटन इंटू मीटर वर्क डन है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जूल के इक्विवेलेंट है। किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर ये नहीं है, kg मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर बराबर हो गया ma मतलब हो गया फोर्स। आया समझ में, तो राइट आंसर है मेरे पास डी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स को डिनोट कर रहा है, एनर्जी को नहीं। ये क्या कह रहा है, दो उपग्रह है वृत्तीय कक्षों ग्रह पथों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जहां उनके कक्षों की त्रिज्याएं r1 बराबर r है, r2 इज इक्वल्स टू 4r है। तो सूर्य के चारों ओर इनके आवर्त कालांक का अनुपात T1/T2 कितना होगा। 2 planet orbit the sun in the circular orbits with their radius of the orbit r1 equal to r है, r2 equal to 4r। रेशियो ऑफ द पीरियड्स T1 T2 अराउंड द सन विल बी, बताना है कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, T² प्रोपोर्शनल r3, T1² /T2² r1³ बट्टे r2³, तो T1² /T2² r1³ बट्टे r2³। अब देखो जरा, पहला r1 r है ना, r2 4r है, ओके r1 तो r है, r2 मेरे पास 4r है का होल क्यूब हो गया। ओके कितना मिलेगा, ये हो गया 164, ये मतलब 64, तो T1/T2 अगर मैं रूट लगाऊंगा तो 64 का 8, तो रेशियो तो पूछ रहा है वैसे, T1/T2 1/8, तो T1/T2 ही पूछ रहा है, T1/T2 1/8, बी इज द करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं, बहुत इजी गोइंग फ्रेंड, ज़्यादा इसमें बर्डन वाली कोई नीड नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो मित्रों हमारा एनालिसिस ये कहता है कि 2020 के बाद में जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं, एनडीए के जो भी एग्जाम्स हुए उनमें फिजिक्स बहुत इजी आई हैं। जो 17 थे, 14 थे, 15 था, उनमें फिजिक्स बहुत टफ थी। अब यहाँ पे बहुत इजी गोइंग है, इतना कोई हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। एक धात्विक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है, ओके, को लंबाई में 2 बराबर हिस्सों में काटा गया, तत्पश्चात इन हिस्सों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो समांतर संयोजन का प्रतिरोध किसके बराबर है। अ मेटेलिक वायर हैविंग द रेजिस्टेंस 20 ओम is cut into 2 equal parts in the length. These parts are then connected in the parallel. The resistance of this parallel combination is equals to, बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ, एक मेटेलिक वायर है, रेजिस्टेंस 20 ओम है, लेंथ के 2 पार्टीशन में क्या कर दिया गया, कट हो गया। तो सुनिए, अगर ये वायर है, ओके 20 ओम है, अगर इसको 2 पार्टीशन करेंगे हम, तो एक वायर ये होगा, एक टुकड़ा ये होगा, R प्रोपोर्शनल L है फ्रेंड। अगर इसको 20 ओम है, लंबाई में 2 बराबर भागों में काटा जाएगा, तो अगर लेंथ L/2 है, तो अब R1 डैश या R1 कितना है
अभी R1 कितना है, R1 है मेरे पास 2 बराबर हिस्सों में काटा गया है धात्विक वायर। R1 बराबर हो गया R/2 और R2 भी क्या हो गया R/2। ठीक है, तत्पश्चात इन हिस्सों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, पैरेलल में भी ऐड किया गया है। दीज पार्ट्स देन कनेक्ट इन द पैरेलल। तो मुझे बताइए R इक्विवेलेंट क्या होगा पैरेलल में, R/2 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 प्लस R/2 कितना हो जाएगा R²/4 और ये हो जाएगा R कितना मिलेगा R²/4R कितना होगा R/4। गॉट इट फ्रेंड। तो R इक्विवेलेंट आया मेरे पास R/4। R कितना है 20, 20/4 5। कहीं है ऑप्शन, बिल्कुल है, सी इज द करेक्ट। कनेक्टेड इन द पैरेलल द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब आपको रिजल्टेंट पूछा था कि जब इनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो तो फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा कनेक्ट करने के बाद में वो कितना होगा, वो 5 ओम होगा। पैरेलल में वैसे भी कम होता है रेजिस्टेंस। एक समान तीव्रता का प्रकाश किसी पूर्णतया परावर्तक सतह पर लंबवत गिरता है। यदि सतह का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो इस पर विकिरण बल क्या हो जाएगा, बला नहीं है बल है मित्रों, ओके बल। देखिए अब विकिरण रेडिएशन फोर्स पूछा है। लाइट ऑफ द यूनिफॉर्म इंटेंसिटी impinges द परपेंडिकुलरली ऑन द टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इफ द एरिया ऑफ द सरफेस इज हाफ द रेडिएशन फोर्स ऑन इट विल बिकम्स, क्या होगा, 2 गुना होगा, आधा होगा, 4 गुना होगा या 1/4 होगा। तो सुनिए, अगर मैं रेडिएशन प्रेशर की बात करूं, विकिरण दाब की, ये कहां से आता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आता है। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है P बराबर I/C। P बराबर है फोर्स बट्टे एरिया I/C, F इक्वल टू I/C इंटू A। ओके, अब जरा मुझे ये बताइए F प्रोपोर्शनल A, F1/F2 इक्वल्स टू A1/A2। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि सतह का क्षेत्र एक समान तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी सेम रखनी है, तो मुझे बताओ इंटेंसिटी सेम है तो स्पीड ऑफ लाइट तो यूं भी चेंज नहीं होता है, तो F प्रोपोर्शनल A है। अगर एरिया आधा करोगे तो मुझे बताइए F1/F2 बराबर हो जाएगा A1, A2 हो जाएगा A1/2, कितना मिलेगा मुझे 2। तो फाइनली F2 बराबर क्या होगा F1/2। तो राइट आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा B, आधा, 4 गुना नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मित्रों। तो ऐसी सिचुएशन में एरिया आधा करेंगे, फोर्स भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट बताएं, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। अरे अभी तो डिस्कस किया था, उस भाग को क्या कहते हैं, सोच के बताओ जरा, क्या कहेंगे उस पार्ट को। तो ये कह रहा मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज पुतली, प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस। तो सुनिए, प्यूपिल को तो ऑप्टिकल गेट कहा जाता है, ये आइरिस होती है, आइरिस के ऊपर एक छोटा सा होल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। लाइट की एंट्री यहीं से होती है, जो लाइट एंटर होगा वो यहीं से होगा और इसको हम कहेंगे
आइरिस, ये लेयर होती है। ओके, कार्निया आइरिस के थोड़ा आगे होता है और ये कार्निया जो है इसका जो संपर्क है वो आगे रेटिना से होता है। तो लाइट यहाँ से आती है, रेटिना काफी पीछे है और ट्रांसपेरेंट लेयर है, उसके ऊपर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। कार्निया से लाइट एंटर करती है, प्यूपिल से कार्निया जो है लाइट को मतलब एंटर करवाने वाली कार्निया ही है। प्यूपिल तो छोटा सा गेट है, आइरिस जो है वो प्यूपिल जो है वो आइरिस के लेयर के ऊपर होता है, एक छोटा सा होल जिसे ऑप्टिकल हम गेट कहते हैं। राइट ऑप्शन है सी, रेटिना। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग इमेज। एक प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत समकोण पर प्रवेश कर रहा है, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल की दिशा बतानी है। बहुत बढ़िया। देखो मित्रों, अगर कोई ये जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है ओके, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो हमेशा किस पाथ पे घूमता है? सर्कुलर पाथ पे। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। पर यहां कुछ और पूछा गया है, प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यही तो लगेगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? देखो, ये कहेगा ये हो गई फोर्स की दिशा, ये हो गई बी की दिशा, ये हो गई वेलोसिटी की दिशा। तो देखो, अगर हम यहाँ अप्लाई करें पेपर के ऊपर तो ये अंगुली तो फील्ड को बताएगी ये, और वेलोसिटी को कौन बताएगी? वेलोसिटी को बतानी है इसको। ओके, ये ऐसे होगा, फिर ये इस तरह से, ये ऐसे। तो मित्रों ये हो जाएगा हमारा, ये ऐसे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे फील्ड की दिशा में ये अंगुली, और ये हो जाएगी किसकी? वेलोसिटी की डायरेक्शन को। तो फोर्स होगा ऐसे, मतलब यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं हम अगर बोर्ड पे देखें तो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है अ प्रोटॉन एंटर द मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल्स टू इट शोन अबव, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन विल बी बाय द हेल्प ऑफ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये हम कहेंगे ऐसे हैं तो हो जाएगा बाहर की तरफ, तो पृष्ठ के आउट ऑफ द पेज, सी इज द करेक्ट। दाईं तरफ बाईं तरफ नहीं होगा, अंदर भी नहीं होगा, अंगूठा बाहर निकलेगा, इसका मतलब पृष्ठ के बाहर की तरफ होगा। सी इज द करेक्ट। देख लीजिए जल्दी से। क्लियर हुआ? अब देखो, हाँ, निम्न में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? मित्रों, ध्वनि साउंड के क्वेश्चन काफी ज्यादा आने लग गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट? साउंड इज नॉट करेक्ट। कि प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है। सही तो है, सही है ये तो। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है, तो सरासर झूठ है, चल झूठी। साउंड वेव आर ट्रांसवर्स वेव, नहीं, साउंड वेव आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमें ये बताना था कौन सा रॉन्ग है, तो रॉन्ग तो हो गया बी, फर्स्ट सही है। ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्ध्य है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि तीव्रता से चलती है, बिल्कुल सही है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन द मोइस्ट एयर देन ड्राई एयर। क्या रीजन है इसका? रीजन ये है कि ड्राई एयर या ड्राई एटमॉस्फेयर के टाइम जो है वो डेंसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, और V बराबर होता है अंडरवुड गामा आर टी बाई, हम कहेंगे ये अगर सॉल्व किया जाता है फाइनली, या फिर ऐसे लिखे जाए V बराबर अंडरवुड पी बाई रो, तो V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ रो के। तो डेंसिटी उस समय क्या हो जाती है? हम कहेंगे घट जाती हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं। तो शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि तीव्रता से चलती है, क्योंकि आर्द्र वायु में डेंसिटी कम होती है। शुष्क वायु की तुलना में ऐसी सिचुएशन में क्या होगी? हमारे यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र नमी युक्त वायु में ध्वनि तीव्रता से चलती, बिल्कुल करेक्ट है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन द मॉइस्ट एयर देन ड्राई एयर, बिल्कुल सही है। पर सबसे रॉन्ग है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, ऐसा नहीं है। ये बताइए।
जब लघुपथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा, व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर्स द करंट इन द सर्किट। तो सुनिए, अगर शॉर्ट सर्किट होता है मित्रों, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब यह है कि वहां पर पूरी तरह से अब करंट कंडक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब है इम्पीडेंस या रजिस्टेंस मिनिमम होकर, रजिस्टेंस या इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा, ये दोनों के दोनों नियरली इक्वल्स टू क्या होने लगते हैं, जीरो। तो जब मुझे बताइए अगर प्रतिबाधा, इम्पीडेंस और रजिस्टेंस जीरो हो रहे हैं तो वहां करंट क्या होगा, कुछ समय के लिए, बहुत ही इंस्टेंट पीरियड के लिए बहुत ज्यादा होगा। तो शॉर्ट सर्किट के समय कहने का मतलब है कि सर्किट वहां से पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है और कंडक्टर अपनी कंडक्टिविटी में ओपोज जो है वो नहीं कर रहा है, इम्पीडेंस जीरो हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे बताइए करंट कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो शून्य हो जाती है, स्थिर बनी रहेगी, नहीं, इंक्रीज सब्सटेंडली, कहने का मतलब पर्याप्त रूप से बढ़ती है, बिल्कुल एक बार बहुत तेजी से बढ़ती हैं। और यादृच्छिक रूप से परिवर्तित होती नहीं मित्रों, बिल्कुल यहाँ पे अपन को यही करना है कि शॉर्ट सर्किट की दशा में क्या होता है, करंट की वैल्यू बढ़ती है और इम्पीडेंस जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी लघुत्तम होती है, बहुत ही शानदार तरंगदैर्ध्य का पूछा है। तो मैं आपको पूरी तरह से ये क्लियर कर दूं, पूरी तरह से क्लियर कर दूं, देखो जरा ध्यान से, ध्यान से। म्यू गामा ग्रेटर देन है म्यू एक्स, ग्रेटर देन है म्यू अल्ट्रावायलेट, ग्रेटर देन है म्यू विजिबल दृश्य प्रकाश, ग्रेटर देन है विजिबल के बाद में म्यू इन्फ्रा, और इन्फ्रा के बाद में ग्रेटर देन है म्यू माइक्रो, और माइक्रो के बाद में ग्रेटर देन है म्यू रेडियो। ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का एक ऑर्डर याद रख लो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है किसकी, गामा की, सबसे कम किसकी है, रेडियो की। तो बताओ लैम्बडा का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो लैम्बडा का ऑर्डर उल्टा होगा, तो लैम्बडा रेडियो सबसे ज्यादा होगा, फिर लैम्बडा माइक्रो सबसे ज्यादा होगा, फिर लैम्बडा इन्फ्रा का, फिर लैम्बडा विजिबल का, फिर लैम्बडा यूवी का, फिर लैम्बडा होगा एक्स का, और फिर लैम्बडा होगा गामा का। तो बताओ सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी आई, ऑप्शन में एक्स की, एक्स की आई है। तो सबसे पहले तो आएगी मेरे पास एक्स, राइट आंसर डी है। सूक्ष्म अवरक दृश्य, इनका ऑर्डर क्या है भाई, इनका अगर ऑर्डर की बात करें तो देखो सबसे पहले आएगा माइक्रो, सूक्ष्म की सबसे ज्यादा है, फिर अवरक्त की है, फिर विजिबल की, माइक्रो इन्फ्रा विजिबल। तो ये फर्स्ट नंबर पे इसकी सबसे ज्यादा है, फिर है ये सेकंड नंबर पे, ये है थर्ड नंबर पे, और ये इनकी तुलना में फोर्थ नंबर पे है। राइट आंसर है हमारे पास एक्स रे। सूक्ष्म तरंगों की सबसे ज्यादा है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कम है, अवरक्त में बाद में, फिर विजिबल की, और सबसे कम है एक्स रे की वेवलेंथ, लघुत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखो देखो, यस, ये क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण। मेरे हिसाब से ऐसा प्रश्न वापस नहीं आएगा, इतना आसान क्वेश्चन तो एनडीए में आ सकता है, ऐसी आशा नहीं है। देखे जरा, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। मित्रों आपको क्या लगता है इन सभी प्रश्नों को देखते हुए क्या आपको ये होप और ये जो कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कि आप भी कर सकते हैं? ज्वाला जगह अंदर किस बात से तू तंग है, दुनिया से नहीं ये खुद से तेरी जंग है, खुद से तेरी जंग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है इन प्रश्न में कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, बहुत ही ईजी है। बस थोड़ा सा लॉजिकल बनिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनिए कि हाँ वो चीज़ें अप्लाई कैसे की जाएं, ऐसा आपको सीखना है। और इसको और अच्छे ढंग से सीखना है तो जो 9th-10th के अंदर साइंस की बुक्स हैं उनको और ढंग से कीजिए, आपको अप्लाई करना आ जाएगा अच्छे ढंग से। तो देखिए, रिफ्रैक्ट्रोमीटर अपवर्तनांक मापी, तो ये तो अपवर्तनांक को मापेगा म्यू इक्वल्स टू AM/AC रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को।
गैल्वेनोमीटर करंट की उपस्थिति या प्रेजेंस को चेक करेगा, तो राइट आंसर तो बी है वैसे, ठीक है। विस्कोसिटी जो है सॉलिड लिक्विड गैस की विस्कोसिटी को मेजर करेगा, श्यानता कितनी है। और डिफ्रैक्ट्रोमीटर विवर्तन मापी जो है, विवर्तन मापी किसको मेजर करेगा, डिफ्रैक्शन को मेजर करेगा, विवर्तन को मेजर करेगा, डिफ्रैक्शन को। आया समझ में कि किसी भी साउंड वेव और लाइट वेव का स्लिट में से पार होकर ज्योमेट्रिकल रीजन में स्प्रेड होना, उसको अपन डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो राइट आंसर यहां पे मिलेगा बी ऑप्शन, गैल्वेनोमीटर। ओके, बहुत ही अच्छा, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, शानदार। कि सूर्य उदय सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल रक्ताभ दिखाई देता है। प्रकाशिकी में ये घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है, क्या कहलाती? द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। द फिनोमिना इन ऑप्टिक्स विच इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपीयरेंस ऑफ द सन इज। देखिए ऑप्शन एक भी सटीक नहीं बैठ रहा है, बताओ कैसे करो, सुनिए। कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना एक अलग कॉन्सेप्ट है, और ऐसे पूछा जाए बिफोर सनराइज आफ्टर सनसेट सन बिकम्स साइन, तो अलग कॉन्सेप्ट है। कि भाई सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सूर्य का दिखाई देना, तो एग्जाम्पल आएगा अपना रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड माना जाएगा। अगर ऐसा पूछा गया है कि आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज सन बिकम्स रेड, तो दिस इज द ऑप्शन इज द स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग प्रकीर्णन का कारण है, क्योंकि मित्रों बहुत से कलर्स क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, बट उसके अंदर रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ हाई होने के कारण वो ह्यूमन आई क्या करती है, उसको सेंस करती हैं। यही रीजन है कि जो सन होता है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। राइट आंसर है सी, प्रकीर्णन। व्यतिकरण यहां नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। ये हो सकता था, पर यहां अगर रिफ्रैक्शन होता तो फिर भी ठीक था, पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल दिया है, जो सही नहीं है। लास्ट वर्ड रिफ्लेक्शन कह रहा है, वो गलत है। तो राइट आंसर होगा स्कैटरिंग, सूर्य का लाल दिखाई देना, इसके पीछे है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। शानदार क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। ओके, निम्न में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? अ लेंस हैज द पावर 2 डायोप्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेंस इज ट्रू? लेंस अवतल है क्या? कैसे होगा, कैसे होगा, देखो ना, यहां पे लेंस पावर बोला है 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर पता है मित्रों क्या होता है, ये प्लस दिया हुआ है प्लस, और लेंस पावर पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स की। लेंस पावर पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की, नेगेटिव होती है कॉनकेव की। अवतल की ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक होती है, प्लस दिया हुआ, इसका मतलब ऑप्शन उत्तल है, तो पहला गलत हो गया। और देखो ये दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब डी गलत है क्या? हाँ, लेंस अवतल है तो डी गलत है। ओके, तो फर्स्ट दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब देखें, लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है फ्रेंड? P इज इक्वल्स टू है 1/f, F इज इक्वल्स टू 1/p, तो 1/2 0.5 आएगा ना, तो 0.5 तो नहीं आ रहा, 2 मीटर बोल रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है, तो सी इज द करेक्ट। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि लेंस इज द कॉन्वेक्स एंड हैज द फोकल लेंथ इज द 0.5 मीटर। करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। गॉट इट फ्रेंड, बहुत ही शानदार लॉजिकल क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को देखें फ्रेंड कि ये क्वेश्चंस है लैंग्वेज, बट इन क्वेश्चंस में इतना मतलब इंटेंस नहीं है, पावर नहीं है जो हमें रोल कर सके। कहने का मतलब क्वेश्चन रोल नहीं करेगा आपके माइंड को, क्वेश्चंस को आपको सेट करना अपने माइंड में कि हाँ ये चीजें हमने डिस्कस की थी, पढ़ी थी कि किसकी पावर और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। तो इन सभी चीजों को अगर अप्लाई करोगे तो इजी गोइंग एनडीए के क्वेश्चंस आप कर सकोगे। ये तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और अच्छा क्वेश्चन है। संगलित स्फटिक क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक जो है 1.46 है। ओके, तथा नीलम, लड़की का नाम नहीं है ध्यान रखना, 1.77 नीलम धातु है।
यदि क्वार्ट्ज में प्रकाश की चाल VQ, नीलम में प्रकाश की चाल VS सॉफियर, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्यूज्ड क्वार्ट्ज इज 1.46 and that the sapphire is the 1.77 or VQ is the speed of the light in the quartz and VS is the speed of the light in the sapphire, then which one of the following relation is the correct? देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए कि 1 mu 2 it means the refractive index of the second medium with respect to first medium. 1 mu 2 equals to mu 2 by mu 1 and that equal to V1 by V2. Okay, mu 2 is the नीलम sapphire and mu 1 is the quartz. Okay, mu 2 कितना है 1.77, mu 1 कितना है 1.46, V1 by V2, then it's become equal to 1.21 V1 by V2. V1 becomes quartz, तो मैं कहूँगा V1 equals to okay, V1 is equals to हो जाएगा 1.21 V2, तो V1 तो है क्वार्ट्ज और ये है सैफियर, तो VQ इज ग्रेटर देन VS होगा कि नहीं होगा? A इज द करेक्ट। अरे ये वाली V1 क्वार्ट्ज है, V2 सैफियर है, नीलम है, तो V1 जो है क्वार्ट्ज वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V2 सैफियर नीलम से बड़ा होगा ना, तो राइट ऑप्शन A हो गया। तो B तो हो नहीं सकता, बराबर भी नहीं है, बाई 2 भी नहीं है। हाँ ये है कि V1 1.21 टाइम्स किसका है? V2 का है। राइट ऑप्शन इज द A। कीजिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब, बताएं जरा। एक अवतल दर्पण की स्थिति में यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच में रखा गया है, ओके, तो प्रतिबिंब के बारे में क्या ख्याल है आपका और कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, इन द केस ऑफ द कॉनकेव मिरर, if an object is kept between the principal focus F and pole P of the mirror, then which one of the following statement about the image is not correct? Not correct बताना है कि प्रतिबिंब आभासी होगा, the image will be virtual, प्रतिबिंब बड़ा हुआ अथवा आवर्धित होगा, the image will be enlarged and magnifying, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, the image will be formed at the infinity, और लास्ट ऑप्शन कुछ ये है कि प्रतिबिंब सीधा होगा, द इमेज विल बी इरेक्ट। ओके सुनिएगा, जैसे ये कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव है और ये इसका पोल है, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये लाइट आई फोकस से जाएगी, रूल है यही रूल है, और जो पोल पे आती हैं वो सीधी और इक्वल एंगल से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये इधर तो मिल नहीं रहे, किधर मिलेंगे? ये पीछे यहीं मिलाए जाते हैं, तो बताइए A डैश B डैश कहाँ मिलेगा? दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। तो क्या ये इनफाइनाइट पे बन सकता है? नहीं बन सकता। तो प्रतिबिंब सीधा होगा, राइट है, प्रतिबिंब आभासी होगा, इमेज विल बी वर्चुअल, राइट है, इमेज विल बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइंग, बिल्कुल ये भी सही है, इमेज अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पे नहीं बनेगा। राइट ऑप्शन है हमारा C। हमें पूछा है गलत, कौन सा सही नहीं है? तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, नहीं बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, इनलार्ज होगा, मैग्नीफाइंग होगा। बहुत ही सिंपल, C इज द करेक्ट आंसर। ओ तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही क्लियर ढंग से क्लियर हो गए हैं और आपको अब वो तरीका भी पता चल गया होगा। इतने मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अपन ने डिस्कस किए हैं, जिससे ये तो पूरी तरह से हमें अनुभव हो गया कि क्वेश्चन किस लेवल से आ रहे हैं और हमें किस लेवल से पढ़ना है, किस एंगल से पढ़ना है। तो आप बेफिक्र रहें, जुड़े रहें उत्कर्ष के साथ, उत्कर्ष की टीम के साथ, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के साथ। आपके लिए शानदार एनडीए पेपर्स और एनडीए के अंदर हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं। एनडीए कोर्स के अंदर बहुत से ऐसे अन्वेषण, बहुत से नए एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप एनडीए में जुड़े रहें और डटे रहें, अपनी तैयारी को 4 चांद लगाएं, एक नए एम्पलीट्यूड की तरफ मूव करवाएं। तो आई होप यू फील द लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन दिस सेशन।
नाउ द टाइम इज़ ओवर एंड पेपर इज़ ऑल्सो ओवर। सो नेक्स्ट क्लास में हम और पेपर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।